मात्र 6 साल की उम्र में सेक्स वर्कर बनी चीनी महिला चिंग सी। चिंग सी एक ऐसी वेश्या की कहानी है। चीन के तटीय इलाके में देह व्यापार से अपने जीवन की शुरुआत करती है और समुद्र में पुर्तगाल और चीन के सैनिकों का काल बन जाती है। ई साओ सी यांग और चिंग सी के नामों से यह समुद्र में जो है चर्चित चेहरा थी। देह व्यापार, हिंसा और बर्बरता से चर्चित ये महिला 1844 तक जिंदा रहती है। चिंग सी अपने कब्जे में आए लोगों को दर्दनाक सजा दिया करती थी। नमस्कार, मैं पंकज गोस्वामी और हाजिर हूं चीन की एक वेश्या की कहानी लेकर, जिसे आप सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे कि एक महिला, और वो भी इतनी बहादुर, कैसे हो सकती है। 1775 में चिंग सी का जन्म सिनहुई के ग्वांगडोंग में हुआ था। चिंग सी मात्र 6 साल की उम्र में सेक्स वर्कर बन जाती है। उस समय झेंग ई एक पायलट हुआ करते थे और चिंग और ग्वेन आन साम्राज्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। वियतनाम के सूर्यवंशी राजाओं के वारिसों के समर्थन में उनकी लड़ाई थी और उनके रिश्तेदार झेंग की उस दौर के प्रमुख पायलट हुआ करते थे। एक आक्रमण के दौरान झेंग ई और चिंग सी की मुलाकात होती है और दोनों को प्यार हो जाता है। फिर 1801 में वे दोनों शादी कर लेते हैं। झेंग ई यह वादा करते हैं कि उनकी जीती हुई संपत्ति पर आधा हक या हिस्सा उनका भी होगा। चिंग सी को यह सौदा पसंद आता है और तुरंत जो है वो शादी के लिए हाँ कर देती हैं। शादी के समय उनकी उम्र जो थी मात्र 26 साल की थी। शादी के 1 साल बाद ही झेंग ई के रिश्तेदार झेंग की को ग्वेन साम्राज्य की सेना ने पकड़ लिया। उसे वियतनाम सीमा के पास जियांग पिंग में पकड़ा गया था और वहीं कत्ल कर दिया गया था। इसका फायदा उठाकर झेंग ई ने झेंग की के नेतृत्व में काम कर रहे सभी डाकुओं को अपने साथ में ले लिया और स्वयं उसके लीडर बन गए। झेंग ई ने एक मछुआरा परिवार के लड़के के झांग बाओ साई को गोद में लिया था। वह सिर्फ 15 साल का था। 1798 में उसे अगवा करके समुद्री डाकुओं को सौंप दिया गया था। झेंग ई चीन के समुद्र में सक्रिय सभी पायरेट को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे ताकि पुर्तगाली, चीनी, ब्रितानी और फ्रांसीसी सैनिकों का मुकाबला किया जा सके। डाकुओं को एकजुट करने में चिंग सी ने अहम भूमिका निभाई। डाकुओं के नेताओं से बातचीत की। देह व्यापार के दौरान संबंधों ने भी उनकी काफ़ी मदद की। झेंग और चिंग के प्रयासों से 1805 में चीन के सागर में सक्रिय सभी पायरेट एक साथ आ गए और उनकी पहचान 6 अलग अलग रंगों के झंडों से होती थी। ये रंग थे लाल, काला, नीला, सफ़ेद, पीला और बैंगनी। डाकुओं ने समुद्र को अपने अपने हिस्से में बांट के रखा था। ये सब झेंग ई के नेतृत्व में लड़ने को तैयार हो गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में झेंग ई एक मजबूत पायरेट नेता बन गए थे, जिनके साथ लगभग 70,000 से अधिक पायरेट और 1200 से अधिक जहाज थे। उनकी ताकत के पीछे चिंग सी का ही सबसे बड़ा हाथ था। लाल झंडे वाले जहाज़ों का
समूह झेंग ई और उसके बाद दूसरे नंबर का समूह उनके बेटे बाओ के नेतृत्व में था। इसी बीच चिंग सी ने 2 बेटों को जन्म दिया। 1803 में झेंग यिंग सी और 1807 में झेंग सियोंग सी को। कुछ इतिहासकार जो हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने कभी किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। ऐसा माना जाता है कि दूसरे बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही झेंग ई का निधन हो जाता है। वह उस समय 42 साल के थे। चिंग सी यह चाहती थी कि डाकुओं का नेतृत्व किसी और के हाथ में न जाए, इसलिए गोद लिए हुए बेटे झांग बाओ की मदद से उन्होंने ताकत को अपने पास केंद्रित कर लिया। जबकि डाकुओं के स्वघोषित कानून किसी महिला का नेता होने की अनुमति नहीं देते थे। यह माना जाता था कि जहाज पर महिला की मौजूदगी से बुरा समय आ सकता है। ऐसे में चिंग सी ने झांग बाओ को नेता बना दिया और धीरे धीरे चिंग सी ने उसे अपनी कठपुतली बना लिया। झांग बाओ बस नाम के ही नेता रह गए थे। असल ताकत जो थी वो चिंग सी के हाथों में ही थी। डाकुओं के इस समूह में सेना जैसा अनुशासन, आदेश का पालन करना जो है अनिवार्य हुआ करता था और अवहेलना करने पर सख्त सजा दी जाती थी। यदि कोई पायरेट तटीय इलाके में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसके कान काट दिए जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें नंगा करके घुमाया जाता था और दूसरे डाकुओं के सामने मार दिया जाता था। लूटे गए माल के लिए एक मालखाना होता था और वहाँ लूट का माल जमा करने से पहले लूटे गए माल की सूची एक बनाई जाती थी, एक लिस्ट तैयार किया जाता था। लूट करने वाले डाकुओं को 10 में से 2 चीज़ों को दी जाती थी, लेकिन यदि कोई पायरेट चोरी करता या लूट का माल इकट्ठा करता था तो उसे ही मार दिया जाता था। लूट के लिए गांव में घुसने वाले समुद्री डाकू महिलाओं को न नुकसान पहुंचाएंगे और न ही उनका बलात्कार करेंगे, इस पर एक सहमति बनी हुई थी। इसके साथ ही पकड़ी गई महिलाओं की संख्या का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य था और उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। इन नियमों को किंग राजवंश के अधिकारी युआन योंगलुन ने समुद्री डाकुओं के महासंघ के लिए तय किए थे। हालांकि कुछ जानकार यह मानते हैं कि झांग बाओ के बनाए गए नियम जो थे वो अनुवाद की गलती के चलते चिंग सी के मान लिए गए। 1808 में चिंग सी की कठपुतली झांग बाओ पर्ल नदी के किनारों के गांवों को लूटने के लिए हुमेन के जनरल लिन गुओलियांग के जहाजों पर हमला किया। उस समय समुद्री डाकुओं ने चीन के युद्धपोतों पर आक्रामक हमला नहीं किया था। इस हमले में चीन के 35 युद्धपोत नष्ट हो गए। इसके बाद डाकुओं ने हुमेन में व्यू आन द्वीप के पूर्वी इलाकों पर हमला किया। लेफ्टिनेंट कर्नल लिन फा युद्ध हार गए। इन 2 हमलों ने पर्ल नदी में समुद्री डाकुओं का रास्ता जो था वो बिल्कुल साफ कर दिया था। उन दिनों सेना के खिलाफ लड़ते हुए भी चिंग सी सोचती थी कि उनका दल अपने आप में एक सेना और अजेय ताकत है। 1809 में किंग साम्राज्य की प्रांतीय सेना के नेता सुन क्वान मऊ ने 100 लड़ाकू जहाजों के बेड़े के साथ दवानशान द्वीप के पास समुद्री डाकुओं के एक समूह को घेर लिया। डाकुओं ने चिंग सी को
पहले ही एक आपातकालीन संदेश भी दिया था, जिसके चलते लाल और सफेद झंडों के लड़ाकों ने मिलकर चीन के जहाजों पर हमला कर दिया और सुन क्वान मऊ को पीछे हटना पड़ा। इस हमले के दौरान सफेद झंडे वाले समूह के नेता लियांग मारे गए और उनकी कमान के सभी जहाज जो थे वो नष्ट हो गए। चीन के 25 जहाज बर्बाद हो गए। सफेद झंडा के समूह के नुकसान से गुस्सा होकर झांग बाओ के नेतृत्व में लाल और काले झंडे के लड़ाकों ने पर्ल नदी के आसपास के सभी जहाज नष्ट कर दिए। जुलाई से सितंबर महीने के बीच 10,000 से अधिक लोग मारे गए। पर्ल नदी के आसपास लगभग 2,000 नागरिक भी मारे गए। उन लोगों ने गांव को तबाह कर दिया, उसे जमकर लूटा, सैकड़ों गांव वालों को पकड़ भी लिया। चिंग सी ने 500 जहाजों के बेड़े के साथ लूट के इन अभियानों की निगरानी करती थी। काले झंडे के नेता गुओ पोड़ाई थे और उन्होंने महसूस किया कि इस लड़ाई के लिए अपनी जान देना मूर्खता है, इसलिए उन्होंने चिंग सी और झांग बाओ के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। जनवरी 1810 में लियांग गुआंग के वायसराय के सामने सरेंडर कर देता है। इसके लिए उन्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। सेना में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने डाकुओं के भोजन, ईंधन और हथियारों की आमद की जानकारी उन्हें विस्तार रूप से बताई। इसके बाद समुद्री लुटेरों के जीवन के लिए जरूरी सभी चीजों की सप्लाई लाइन काट दी गई, जिसके दौरान किंग साम्राज्य ने महसूस किया कि समुद्री लुटेरों के खिलाफ युद्ध छेड़ना हानिकारक है, तो बातचीत की योजना बनाई गई। चिंग सी को यह प्रस्ताव मानने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनकी क्षमता जो थी वो अब चूक रही थी। बाई लिंग ने इस बातचीत का नेतृत्व किया। 20 अप्रैल 1810 को झांग बाओ और चिंग सी ने 17,000 से अधिक समुद्री डाकुओं, 226 युद्ध के जहाजों, 1300 तोपों और 2700 हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया। किंग राजवंश ने झांग बाओ को लगभग 20-30 जहाजों का लेफ्टिनेंट बना दिया। चिंग सी ने शासन से अपने गोद लिए बेटे झांग बाओ से शादी करने की अनुमति मांगी। चिंग सी और झांग बाओ ने झांग यूलिन नाम के एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। 1822 में 36 वर्ष की उम्र में झांग बाओ की मौत हो जाती है। चिंग सी ग्वांगडोंग वापस चली गई। उसने वहां एक जुआ घर बनवाया, साथ ही वेश्यावृत्ति के लिए एक कोठे की भी स्थापना की। कई साम्राज्य और सेना के लिए बुरा सपना रही चिंग सी 69 साल की उम्र में नींद में ही मौत हो गई। चिंग सी का जीवन जो था एक ऐसी वेश्या की कहानी है जो सत्ता की भूख, जिद, युद्ध रणनीति के कौशल और विश्वासघात से भरी हुई कहानी है। चिंग सी की कहानी यह संदेश देती है कि एक महिला भी इतिहास का रुख मोड़ सकती है और बदल सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपना सलाह और सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।